करें तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन बेसिकली वो उसके लिए वो कौन सी टेक्निक यूज़ करता है, क्रिटिकल सेक्शन को आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे हैंडल करता है कि अगर वो मल्टी प्रोसेसिंग कर रहा है तो। और इसके अलावा अगर आपने बात की सीपीयू शेड्यूलिंग की, तो सीपीयू शेड्यूलिंग के लिए वो कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करता है, वो किस तरह से सीपीयू को शेड्यूल करता है। फिर थ्रेड्स की बात की कि थ्रेड्स को किस तरीके से सपोर्ट, मतलब ज़रूरी नहीं है हर ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रेड्स को सपोर्ट नहीं करता, तो आपने ये देखना है कि क्या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रेड्स क्रिएट करता है, अगर करता है तो उन थ्रेड्स को कैसे मैनेज करता है, ये तमाम चीज़ें। ठीक है, मतलब जो जो टॉपिक्स हम पढ़ते जा रहे हैं उन टॉपिक्स की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपने मतलब आपने सिर्फ उस टॉपिक को देखना है कि उससे रेलेवेंट चीज़ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे इम्प्लीमेंट हुई। ठीक है, चलें अब स्टार्ट करते हैं। हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे, मैंने पिछली क्लास को भी बता दिया है और आपको भी बता रही हूँ, इसमें से हम चैप्टर 7 को स्किप करेंगे। चैप्टर 6 के बाद हम चैप्टर 8 पे जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि डेडलॉक्स और मेमोरी मैनेजमेंट का चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो होना चाहिए। और आपकी क्लास जो है वो माशाल्लाह से वैसे भी एक लेक्चर पीछे है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में बात की थी, बेसिकली हम बात कर रहे थे कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन टूल्स की बात कर रहे थे। इसमें हमारे पास आखिरी रह गया था, दैट वाज मॉनिटर्स, अ हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन दैट प्रोवाइड्स अ कन्वीनिएंट एंड इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर। हमने इसमें बात की म्यूचुअल एक्सक्लूजन की, हमने इसमें बात की सेमाफोर्स की। ठीक है, और अब हम आगे हैं हार्डवेयर लेवल पे भी जो है वो इसको क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, और अब हम आगे हैं मॉनिटर्स के ऊपर। ठीक है, सो मॉनिटर इज अ हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे होती है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। ठीक है, अ कन्वीनियंट एंड इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। अगर हम पिछला सा थोड़ा सा रिवाइज कर लें तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत हमें कब पड़ती है कि अगर हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं और वो आपस में कोई डेटा शेयर करते हैं, तो ऑब्वियसली हमें उनको सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। और उसका रीज़न ये है कि अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी तो डेटा इनकन्सिस्टेंट होगा। ठीक है, सो उसकी सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमारे पास एक और टेक्निक है, दैट इज मॉनिटर्स। ठीक है, abstract data type internal variables are accessible by code within the procedure। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, इसके जो इंटरनल वेरिएबल्स हैं वो सिर्फ जो कोड उस प्रोसीजर के अंदर लिखा होता है उसी के थ्रू एक्सेस होते हैं। ठीक है, ओनली वन प्रोसेस में बी एक्टिव विद इन अ मॉनिटर एट अ टाइम। अब अगर आपके पास मॉनिटर के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस हैं तो आप मतलब आप मॉनिटर में वो तमाम प्रोसेसेस जो डेटा शेयर करते हैं आप उनको डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, और अगर आप इसको ज़रा मतलब अगर आप इसका कोड एक क्या कहते हैं उसका स्ट्रक्चर देख लें तो मॉनिटर रिजर्व नेम, उस मॉनिटर को आप कोई नाम दे दें, उसके बाद शेयर्ड वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन होती है और शेयर्ड वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन के बाद आप वो प्रोसीजर्स मेंशन कर देते हैं जो डेटा शेयर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपके पास P1 है, P2 है, P3 है, तीन प्रोसीजर्स हैं जिसमें से X जो है वो P1 और P2 शेयर करते हैं और YZ जो है वो सिर्फ P1 का है। तो सिर्फ X जो शेयर्ड वेरिएबल है वो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे, यानी कि प्रोसेस की डेफिनेशन से पहले आप वो शेयर्ड वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। सॉरी, प्रोसेस की डेफिनेशन से पहले नहीं, बल्कि यहाँ पे कि प्रोसीजर 1 का जो है वो कौन सा वेरिएबल शेयर्ड है, यहाँ पे आप वो शेयर्ड वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देंगे, प्रोसेस प्रोसीजर 2 का, प्रोसीजर 3 का, और उसके बाद आपका इनिशियलाइजेशन कोड आ जाएगा जहाँ पे आप जो भी आपके वेरिएबल्स हैं उनको इनिशियलाइज करेंगे। ठीक, जब आप इस मॉनिटर को डिफाइन कर देंगे तो प्रोसेस जहाँ पे भी जब भी इनमें से अब जैसे अगर आपके पास तीन प्रोसेसेस हैं P1, P2 और Pn, तो अगर कोई एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होगा, क्योंकि ये तमाम प्रोसेसेस वो सॉरी मॉनिटर के अंदर मेंशन्ड है, तो इनमें से अगर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा तो बाकी दो प्रोसेसेस या बाकी तीन प्रोसेसेस को इजाज़त नहीं होगी कि वो एग्जीक्यूट हों। क्यों? इसलिए कि ऑब्वियसली ये प्रोसेसेस डेटा को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम स्कीमेटिक व्यू ऑफ अ मॉनिटर की बात करें तो वो बेसिकली ये होगी कि आपके पास जो शेयर डेटा है, ठीक है,
एंट्री क्यू से डेटा जो है वो इस जगह पे आता है, उसके बाद उसके ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है वो इनिशियलाइजेशन कोड है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि पहले आप शेयर्ड वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद फिर आपके प्रोसीजर्स और उसके बाद फिर आपका जो है वो इनिशियलाइजेशन कोड आता है। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी है। बच्चे एक सेकेंड, मुझे लगता है यूनिवर्सिटी एक्चुअली यूनिवर्सिटी से कॉल थी। अच्छा, जब हम बात करते हैं मॉनिटर्स की थी, हमने कहा कि हम शेयर्ड वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद इनिशियलाइजेशन कोड, ठीक है। हमने यहाँ पे शेयर्ड वेरिएबल्स डिक्लेयर करें और उन शेयर्ड वेरिएबल्स की जो एंट्री है वो थ्रू अ क्यू होगी, ठीक है। वन बाय वन हर शेयर्ड वेरिएबल एक्सेस होगा। उसके बाद अब मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग सेमाफोर्स, मॉनिटर्स को सेमाफोर्स यूज करते हुए भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। आपने एक सेमाफोर डिफाइन कर दिया, यानी सेमाफोर का जो नाम है वो आपने म्यूटिक्स रख लिया और म्यूटिक्स को आपने इनिशियलाइज कर दिया बाय वन। ईच प्रोसीजर पी इज रिप्लेस्ड बाय वेट म्यूटिक्स बॉडी ऑफ पी सिग्नल म्यूटिक्स। इसका मतलब पहले आप उसको वेट में डालेंगे, उसके बाद जब वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा तो आप उसे एग्जीक्यूट करवाएंगे। ऑब्वियसली म्यूटिक्स की वैल्यू एक टाइम पे कोई एक ही होगी, जो वैल्यू म्यूटिक्स की होगी उसी प्रोसीजर, वही प्रोसीजर जो है वो एग्जीक्यूट होगा और शेयर वेरिएबल को एक्सेस करेगा। म्यूचुअल एक्सक्लूजन विद इन अ मॉनिटर इज इंश्योर्ड, ठीक है। ऑब्वियसली जब हम ये कह रहे हैं कि मल्टीपल प्रोसीजर्स होंगे और उनमें से कोई एक ही एट अ टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ऑब्वियसली म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है वो इंश्योर होगी होगी। उसके बाद हमारे पास कंडीशन वेरिएबल्स हैं। कंडीशन वेरिएबल्स जैसे एक्स और वाई, टू ऑपरेशंस आर अप्लाइड ऑन कंडीशन वेरिएबल्स। अगेन आपको पता है कि एक वेट वेरिएबल है और दूसरा सिग्नल वेरिएबल है। अगर एग्जीक्यूशन हो रही है तो सिग्नल है और अगर वो वेट कर रहा है तो वेट प्रोसीजर है। अ प्रोसेस दैट इन्वोक्स द ऑपरेशन इज सस्पेंडेड, ठीक है, until x dot signal, और सिग्नल क्या करता है, resume one of the process if any that invoked x dot wait. If no x dot wait on a variable then it has no effect on a variable. ये बेसिकली ये बात कह रहा है कि अगर आपके पास आपके हर वेरिएबल के ऊपर दो ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, एक वेट और दूसरा सिग्नल। वेट क्या काम करता है कि अ प्रोसेस दैट इन्वोक्स द ऑपरेशन इज सस्पेंडेड until x dot signal, ठीक। बेसिकली आपके प्रोसेस को सस्पेंड करता है और उस वक्त तक सस्पेंड करता है जब तक उसको सिग्नल कॉल नहीं आती। जैसे ही सिग्नल कॉल आती है तो आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और वो प्रोसेस मतलब सिग्नल की कॉल आप सिर्फ उस वक्त कॉल कर सकते हैं जब आपका वेट मतलब वेरिएबल, जब भी आप कोई वेरिएबल शेयर्ड वेरिएबल एक्सेस करें तो ये नहीं होता कि वो डायरेक्ट सिग्नल हो जाए। मतलब पहले वो वेट में आता है और उस मतलब वो वेट कॉल एग्जीक्यूट करवाता है, उसके बाद वो सिग्नल कॉल एग्जीक्यूट करवाता है। तो सिग्नल कॉल सिर्फ उसी वेरिएबल की एग्जीक्यूट होती है जिसका पहले वेट एग्जीक्यूट हुआ होता है, ठीक है। If no x dot wait on a variable then it has no effect on the variable. अगर wait call हुई नहीं तो फिर उसका वेरिएबल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। मॉनिटर विद कंडीशन वेरिएबल्स, एंट्री क्यू, आपके पास एक एंट्री क्यू है, शेयर डेटा है जिसके अंदर आपके पास कंडीशन वेरिएबल्स हैं, क्यूज एसोसिएटेड विद एक्स वाई कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे आपके ऑपरेशंस और उसके बाद आपका इनिशियलाइजेशन को। यूजेज ऑफ कंडीशन वेरिएबल्स एग्जांपल, अगर हम कंडीशन वेरिएबल्स को यूज करने की बात करें, पहले हमने सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल म्यूटेक्स डिक्लेयर किया था और फिर उसके थ्रू हमने क्या कहते हैं वेट और सिग्नल कॉल कर लिया था। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने कंडीशन वेरिएबल्स लगा लिए, ठीक है, और हम consider P1 and P2 that need to execute two statements S1 and S2, and the requirement अब P1 और P2 दो प्रोसेस हैं जिन्होंने S1 और S2 एग्जीक्यूट करनी है और हमारे रिक्वायरमेंट ये है कि पहले S1 एग्जीक्यूट होना चाहिए फिर S2 एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है।
ऑब्वियसली अगर हम चाहते हैं कि पहले S1 एग्जीक्यूट हो फिर S2 एग्जीक्यूट हो, तो फिर इस सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए हम क्या कहते हैं मॉनिटर, और मॉनिटर के अंदर कंडीशन वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं. क्रिएट अ monitor with two procedures F1 and F2 that are invoked by P1 and P2. One condition variable X initialized to 0, one boolean variable done. अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जो पहला प्रोसीजर है दैट इज F1. ठीक है, F1 के अंदर आप S1 को एग्जीक्यूट करवाएंगे और जब डन इक्वल्स ट्रू हो जाए तो आप x डॉट सिग्नल यानी कि x के साथ सिग्नल का फंक्शन कॉल कर देंगे. ठीक है, F2 दूसरा प्रोसीजर है और हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि S2 उस वक्त एग्जीक्यूट हो जब S1 एग्जीक्यूट हो चुका हो. तो हमने क्या किया कि अब अगर डन फॉल्स हो गया है तो हम X को वेट कराएंगे और उसके बाद S2 को कॉल करवा देंगे. यानी S1 मतलब ये जो पूरा कोड है ये मेक श्योर करेगा कि पहले आपका S1 एग्जीक्यूट हो और S1 एग्जीक्यूट होने के बाद ही आपका S2 एग्जीक्यूट हो. कंसिडर सॉरी variables. Monitors implementing using semaphores. Semaphore mutex initially is 1, semaphore next initially 0, int next count equals to 0, number of processes waiting inside the monitor. Each function P will be replaced by wait mutex body of P if next count is greater than 0, signal next, else signal mutex. Mutual exclusion within monitor is ensured. ठीक है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि मॉनिटर में जितने प्रोसेसेस या प्रोसीजर्स डिफाइंड होंगे उनमें से कोई एक एग्जीक्यूट होगा और बाकी सारे जो हैं वो वेट करेंगे. फॉर ईच कंडीशन वेरिएबल x वी हैव सेमाफोर x अंडरस्कोर सेमाफोर इनिशियलाइज्ड टू 0, initially 0, int x count is 0. The operation x dot wait can be implemented as x count increment होगा और अगर next count की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो वो सिग्नल यानी नेक्स्ट का सिग्नल कॉल करेगा और अगर वो ग्रेटर देन 0 नहीं है, ठीक है, यानी वो इक्वल टू 0 आ गई है तो फिर वो म्यूटेक्स का सिग्नल कॉल करेगा और x अंडरस्कोर जो सेमाफोर है उसको वेट कराएगा और x काउंट को डिक्रीमेंट करेगा. ठीक है, ये बेसिकली प्रोग्रामिंग लॉजिक है जिस मॉनिटर्स को डिफाइन करना आपको आना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कि मॉनिटर्स को डिफाइन करने का रीज़न क्या है कि हम जो शेयर्ड वेरिएबल्स वाले प्रोसीजर्स हैं उनको मॉनिटर के अंदर, यानी मॉनिटर की एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, ठीक है, उसके अंदर हम वो तमाम प्रोसीजर्स जो डेटा शेयर करते हैं वो मेंशन कर देते हैं. ठीक है, उसके शेयर्ड वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देते हैं और उसके बाद फिर हम कंडीशन वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए ये मेक श्योर करते हैं कि एट अ टाइम कोई एक प्रोसीजर एग्जीक्यूट होगा और जिस वक्त वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा बाकी प्रोसीजर्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे. जब बाकी प्रोसीजर्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे तो ऑब्वियसली आपकी सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस की सिंक्रोनाइजेशन होगी. ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाली कंडीशन जो है वो फुलफिल होगी. The operation x dot signal can be implemented as, ये x dot signal का जो है वो implementation है कि जिसके अंदर वो ये कह रहा है कि आप next count को increment करेंगे, x अंडरस्कोर जो सेमाफोर है उसका सिग्नल होगा और next का वेट होगा और next का जो है वो डिक्रीमेंट होगा. Resuming processes with a monitor if several processes queued in a condition on a condition variable x and x dot signal is executed, which process should be resumed? अब अगर मल्टीपल वेरिएबल्स जो हैं वो मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं वो x को यूज कर रहे हैं यानी x का कंडीशन वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो कौन सा प्रोसेस जो है वो रिज्यूम करेगा? तो इसके लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यूज नहीं होता, फ्रीक्वेंटली नॉट एडिक्वेट, यूज द कंडीशन वेट कंस्ट्रक्ट ऑफ द फॉर्म x dot wait where c is the integer called the priority number. यानी यहाँ पे अगर आपके मल्टीपल प्रोसेसेस हैं जो x का वेरिएबल यूज कर रहे हैं और एग्जीक्यूशन के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं यानी सिग्नल दे रहे हैं, तो फिर ये वाले इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है उसका x सिग्नल होगा या एग्जीक्यूट होगा वो डिपेंड करता है क्या कहते हैं उसे, वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशनल वेट यानी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है. इस बेसिस पे नहीं होता कि जो प्रोसेस पहले आया है वो पहले एग्जीक्यूट होगा. इसके बाद जल्दी करो. ठीक, उसके बाद आपके पास है
single resource allocation. Allocate a single resource among competing processes using priority number that specifies the maximum time a process plans to use the resource. अब होता क्या है कि आपके प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होते हैं तो उनको रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि आप क्या कहते हैं सिंगल रिसोर्स एट अ टाइम, अगर आपके मल्टीपल प्रोसेसेस हैं और वो compete कर रहे हैं प्रायोरिटी की बेसिस पे, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सिंगल रिसोर्स एक प्रोसेस को एलोकेट कर दें दैट स्पेसिफाइज द मैक्सिमम टाइम अ प्रोसेस प्लान्स टू यूज द रिसोर्स, ठीक है। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देती हूँ कि आपके पास प्रोसेस है P1, P2, P3, ठीक है, और उनको कोई रिसोर्स चाहिए R1, ठीक है। तो रिसोर्स और वो तमाम जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं रिसोर्स लेने के लिए, ठीक है। तो रिसोर्स किसको मिलेगी? जो जिस यानी वो उस प्रोसेस को रिसोर्स मिलेगी जो मैक्सिमम टाइम उस रिसोर्स को यूज, यानी कि जिसका रिसोर्स को यूज करने का टाइम सबसे ज्यादा होगा, उस प्रोसेस को वो रिसोर्स एलोकेट हो जाएगी। कैसे एलोकेट हो जाएगी? बाय दिस मेथड r डॉट एक्वायर, ठीक है। इसके आर्ग्यूमेंट्स में उसका टाइम के कितने टाइम के लिए, और उसके बाद वो उस रिसोर्स को एक्सेस करेगा, और उसके बाद जब रिसोर्स एक्सेस हो जाएगी, यानी जब वो उसको एक्वायर कर लेगा, तो ऑब्वियसली बाकी जितने कंपीटिंग प्रोसेसेस हैं दे हैव टू वेट कि वो रिसोर्स रिलीज होगी, तो फिर वो किसी और प्रोसेस के लिए अवेलेबल होगी। देयर आर इज द इंस्टेंस ऑफ टाइप रिसोर्स एलोकेटर, ठीक है। The process with the shortest time is allocated to the resource first. अच्छा, अब allocate a single resource among competing processes using priority number that specifies the maximum time to process plans. A process plans to use the resource. The process with the shortest time is allocated the resource first. Let R. अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि जो उस रिसोर्स को मैक्सिमम टाइम के लिए एक्सेस करे उसको एलोकेट हो जाए, या ये भी हो सकता है कि जो प्रोसेस ये क्लेम करे कि वो रिसोर्स को सबसे कम टाइम में यूज करेगा, उसको वो रिसोर्स एलोकेट हो जाए। लेट आर इज एन इंस्टेंस of type resource allocator. Access to resource allocator is done via r dot acquire, access the resource, and then r dot release, where t is the maximum time a process plans to use the resource. A monitor to allocate single resource, ठीक है। अब ये एक मॉनिटर का कोड है जिसमें आप सिंगल रिसोर्स एट अ टाइम किसी एक प्रोसेस को एलोकेट कर सकते हैं। बूलियन टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर लिया बिजी, कंडीशन टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर लिया x, ठीक है। अब बूलियन का वेरिएबल है, उसकी वैल्यू सिर्फ ट्रू और फॉल्स हो जाती है। अगर कंडीशन टाइप का वेरिएबल डिफाइन किया है तो इसका मतलब ये है कि वो दो प्रोसीजर्स को कॉल कर सकता है, आइदर सिग्नल और वेट। अब void acquire in time, अब acquire का जो क्या कहते हैं कोड है, if busy x dot wait time busy equals to true, void release, और फिर एक आपके पास acquire का कोड है और दूसरा release का कोड है। acquire के अंदर आप कहते हो कि x dot wait time busy equals to true, और अगर release है तो उसके अंदर आप signal का फंक्शन यूज करते हैं, और उसके अलावा initialization कोड में आप busy को false कर देते हैं, ठीक है। ये सिंपल कोड है। यूजेज एक्वायर बेसिकली इसमें कोई ख़ास उतनी लॉजिक है नहीं, सिंपल कोड है, लेकिन फिर भी अगर आपको समझना है तो आप पूछ सकते हैं। रिसोर्स सिंगल रिसोर्स मॉनिटर यूजेज एक्वायर और फिर रिलीज। इनकरेक्ट मॉनिटर, अच्छा, अब जब हम बात करते हैं ना कि आपने मॉनिटर्स के अंदर सिंगल रिसोर्स मॉनिटर यूज़ करना है, और तो फिर इसका आपके पास जो कोड है, पहले आप एक्वायर का कोड लिखेंगे, फिर रिलीज का, और उसके अंदर आप हमेशा एक रिसोर्स एक टाइम पे एक प्रोसेस को दी जाएगी, या प्रोसेस जब एक्वायर की तो किसी एक प्रोसेस को एक्वायर होगी और बाकी जो है वो वेट करेंगे, जैसे ही वो रिलीज करेगा तो वो किसी दूसरे प्रोसेस को मिल जाएगी। यहाँ पे ये बात याद रखने वाली है कि इनकरेक्ट यूज ऑफ मॉनिटर ऑपरेशंस। अब ऐसा नहीं हो सकता कि पहले मतलब आप ऑपरेशंस को इस तरह से कॉल करें कि पहले रिलीज कॉल करते हैं फिर एक्वायर। ऑब्वियसली अगर आपने रिसोर्स एक्वायर की होगी तभी आप उस रिसोर्स को रिलीज कर सकते हैं।
तो पहले रिलीज और बाद में एक्वायर कॉल नहीं हो सकता। एक चीज अगर आपने ली नहीं है तो आप उसे वापस कैसे करेंगे? फिर ये भी नहीं हो सकता आप अगर आप इस स्लाइड की हेडिंग पढ़ें या जो पिछली 3-4 स्लाइड से चल रहा है कि सिंगल रिसोर्स मॉनिटर है, दैट मीन्स कि एक टाइम पे एक प्रोसेस को एक रिसोर्स एलोकेट होगी। तो आप एक्वायर के बाद एक्वायर कॉल नहीं कर सकते, आप हमेशा एक्वायर के बाद रिलीज कॉल करेंगे, उसके बाद फिर एक्वायर कॉल करेंगे। यानी पहले एक रिसोर्स एलोकेट होगी, ठीक है, अगर वो एक्वायर की गई है पहले वो एलोकेट होगी, फिर वो रिलीज होगी, फिर दूसरा एक्वायर कॉल होगा। ओमिटिंग ऑफ एक्वायर एंड और रिलीज। अच्छा, अब ये भी नहीं हो सकता कि आप खाली रिलीज कॉल कर दें और ये भी नहीं हो सकता कि आप खाली एक्वायर कॉल कर दें। ऑब्वियसली अगर रिसोर्स चाहिए तो वो रिसोर्स वापस भी करनी है, ठीक है, और अगर आपने रिसोर्स वापस करनी है तो उससे पहले आपने रिसोर्स लेनी भी है। तो एक्वायर और रिलीज इसी सीक्वेंस में आएंगे कि पहले एक्वायर और फिर रिलीज। ठीक, उसके बाद आपके पास है उसके बाद आपके पास है लाइवलीनेस। प्रोसेसेस मे हैव टू वेट indefinitely while trying to acquire a synchronization tool such as mutex, lock, or semaphore. Waiting indefinitely violates the progress and bounded waiting criteria discussed at the beginning of this chapter. Liveliness refers to a set of properties that a system must satisfy to ensure process makes progress. Indefinite waiting is an example of liveliness failure. अच्छा, अब अगर आसान अल्फाज में बात की जाए तो लाइवलीनेस आप उस वक्त कहते हैं कि तमाम प्रोसेसेस ना कुछ काम, मतलब कुछ उनकी प्रोग्रेस चल रही हो, मतलब वो कुछ ना कुछ आगे बढ़ रहे हों, कुछ किसी ना किसी एग्जीक्यूशन लेवल पे हों। अब अगर ऐसा हो कि जी एक प्रोसेस तो एग्जीक्यूट हो रहा है और होता जा रहा है, ठीक है, और लेकिन बाकी प्रोसेसेस को उस प्रोसेस की वजह से इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वेट करना पड़े, और मतलब वो सिंक्रोनाइजेशन टूल की वजह से या सिंक्रोनाइजेशन की वजह से अब बाकी प्रोसेस, क्योंकि हम कह रहे हैं कि सिंक्रोनाइजेशन उसी वक्त होगी कि अगर आपके प्रोसेसेस डेटा को शेयर कर रहे हैं और आपको पता है कि जी एक प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट होकर दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना है, या एक प्रोसेस को अपने क्रिटिकल सेक्शन वाले कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद जब उस क्रिटिकल सेक्शन से उस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकले तो फिर दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ सकता है। ये सिंक्रोनाइजेशन थी। ठीक, अब हम कहते हैं कि जी पहला प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में है और उसे इतना टाइम लग गया कि जो दूसरा प्रोसेस वेट कर रहा था उसे इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने के लिए वेट करना पड़ा। ठीक है, तो ये बेसिकली इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो वेटिंग है, ठीक है, ये वायलेट करती है प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग को। याद है आपको, हमने कहा था कि जब शुरू में बात हुई थी तो हमने कहा था कि जी म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी होनी चाहिए, प्रोग्रेस भी होनी चाहिए, बाउंडेड वेटिंग भी होनी चाहिए। अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो हो गई कि जी एक टाइम पे एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, या वो अपने क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर रहा है, लेकिन प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग जो है वो तो वायलेट हो रही है। ठीक, सो उसको उसको सेटिस्फाई करने के या उसकी वायलेशन को रोकने के लिए आपके पास है लाइवलीनेस। अब liveliness basically a set of properties that a system must satisfy to ensure the processes make progress। यानी सिस्टम जो है वो ये मेक श्योर करता है कि तमाम प्रोसेसेस जो इस वक्त एग्जीक्यूट होने की रिक्वेस्ट करें वो किसी ना किसी लेवल पे हों, वो प्रोग्रेस कर रहे हों, वो एग्जीक्यूशन के किसी लेवल पे हों। इनडेफिनेट वेटिंग इज एन एग्जांपल ऑफ लाइवलीनेस फेलियर। अगर इनडेफिनेट वेटिंग की बात करें तो फिर ये लाइवलीनेस का फेलियर है।